हेलो वन, दिस इज शिव ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? चलिए सर स्टार्ट करें आज की क्लास। आज का जो चैप्टर हम कवर करेंगे वो हमारा रहेगा चैप्टर नंबर 4। ठीक है सर। चैप्टर नंबर 4 के अंदर अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं तो बस हमें दो टॉपिक कवर करने हैं। पहला ऑडिट रिस्क, दूसरा है इंटरनल कंट्रोल। ठीक है सर। स्टार्ट करती हूँ ऑडिट रिस्क के साथ। सर ऑडिट रिस्क क्या है? हर ऑडिट के अंदर ये रिस्क होता है। ऑडिटर को रिस्क होता है कि कहीं वो किस चीज का रिस्क है, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का, गलत ओपिनियन देने का रिस्क। कहां पे? ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। सर देखो दो चीज है। पहला रिस्क, रिस्क किस चीज का है? इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का। दूसरा है कंडीशन, किस कंडीशन में? ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। बेटा देख, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो उसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी या उसके अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होगी। दो ही केस है। ठीक है। इसके अंदर आपके पास मॉडिफाई ओपिनियन जाना चाहिए था। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिसस्टेटमेंट है तो आपका ओपिनियन कैसे जाएगा? मॉडिफाई। वहीं अगर वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो कैसा ओपिनियन जाएगा सर? अनमॉडिफाई। ठीक है। तो ऑडिट रिस्क खाली इस कंडीशन को कवर कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भैया देखो, हमें डर है कि ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके ऊपर मॉडिफाई जाना चाहिए था, कहीं मैं गलती से अनमॉडिफाइड ओपिनियन ना दे दूं। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए सर, यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात ये कि ये वाला केस, सॉरी, ये वाला केस ऑडिट रिस्क में कवर नहीं होता, खाली ये वाला केस कवर होता है। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कि ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट कितने हैं। अगर मैं ब्रॉडली डिवाइड करूं तो सर आपके ऑडिट रिस्क के ना दो कंपोनेंट है। आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डिटेक्शन रिस्क। ठीक है सर। अब आरएमएम के दो कंपोनेंट्स है, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। ठीक है। तो सर ये तीन तरह के रिस्क से मिलकर आपका क्या बनता है सर? ऑडिट रिस्क। अब फटाफट ये तीनों रिस्क समझ लेते हैं ताकि हमारा ऑडिट रिस्क कंप्लीट खत्म हो जाए। ठीक है सर। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इनहेरेंट रिस्क की। इनहेरेंट रिस्क क्या है सर? देखो हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके उस पर अपना ओपिनियन देते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बना रहे हैं? मैनेजमेंट, राइट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके ऊपर हमें अपना ओपिनियन देना है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाई है, उसके अंदर मिस स्टेटमेंट होने के कितने चांसेस है, उसके अंदर गलती होने के कितने चांसेस है, इससे रिस्क को क्या बोलते हैं सर? इनहेरेंट रिस्क। बात समझ में आई? सर ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि रिस्क कम होगा या ज्यादा होगी। जैसे कि सर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन के अंदर गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन के केस में सर इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, तो सर वहां पे इनहेरेंट रिस्क ज्यादा रहेगा क्योंकि उसके अंदर गलती होने के चांसेस है। सर मैनेजमेंट को नॉलेज ही नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट ना। अगर उसको नॉलेज ही नहीं है तो सर गलती होने के चांसेस ज्यादा है, राइट। तो सर ऑडिट से पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाई है उसके अंदर गलती होने के कितने चांस है, इसी को बोलते हैं सर इनहेरेंट रिस्क। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस रिस्क को इफेक्ट करते हैं? जैसे नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन, जितनी कॉम्प्लेक्स होगी, जितनी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होगी, मैनेजमेंट की नॉलेज, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, मतलब अगर उन्हें फ्रॉड करना ही है तो फिर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत गड़बड़ होंगी, राइट। ये सारे फैक्टर्स हैं जो इनहेरेंट रिस्क को इफेक्ट करते हैं। बात समझ में आई? दूसरा है सर कंट्रोल रिस्क। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है, इंटरनल कंट्रोल लगाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का, राइट। सर मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल क्यों लगाती है? ताकि उसके सारे ऑपरेशंस एज पर उसकी पॉलिसी हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। सर अगर ये इंटरनल कंट्रोल अपने ऑब्जेक्टिव को नहीं अचीव कर पाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि सर इंटरनल कंट्रोल फेल हो गए हैं, राइट। तो जो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, उनके फेल हो जाने के रिस्क को ही हम क्या कहते हैं सर? कंट्रोल रिस्क। बात समझ में आई? सर इंटरनल कंट्रोल लगाए थे मैनेजमेंट ने ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बन जाए। देखो हर डिपार्टमेंट के ऊपर कंट्रोल लगे होंगे ना, तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर भी इंटरनल कंट्रोल लगे होंगे। एंड सर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट जो कंट्रोल लगे होंगे उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बने उनका रिप्रेजेंटेशन ठीक से हो सके। तो अगर वो अपना यही ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पाएंगे, यहाँ पे इनइफेक्टिव हो जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे सर? इससे क्या अराइज होगा? आपका कंट्रोल रिस्क।
बात समझ में आई? सर अगर आपने ध्यान दिया हो ना देखो जब भी हम बात करते हैं ना इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, इसको हम कंबाइंड स्टडी कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं आरएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बेटा देख इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क ना, ये दोनों रिस्क ना मैनेजमेंट लेवल के हैं, मतलब आपके क्लाइंट लेवल के हैं। यहाँ पे आपके क्लाइंट से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए गड़बड़ हो गई तो उसको क्या बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। मैनेजमेंट ने जो इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं उनके फेल हो जाने के रिस्क को क्या बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। ये दोनों मैनेजमेंट लेवल के रिस्क है, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ ना डिटेक्शन रिस्क की, ये ऑडिटर लेवल का रिस्क है। मतलब सर देखो हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं हम उनको चेक करें और उसके अंदर अगर कोई मिस स्टेटमेंट है उसको आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन फ्रेम करें, ठीक है राइट, यही है ना हमारा काम। तो सर हमने जो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए हैं मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, सर उनके फेल हो जाने के रिस्क को क्या बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। सर देखो अब मैंने ऑडिट प्रोसीजर लगाए मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट थी लेकिन सर मेरे ऑडिट प्रोसीजर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उसको पकड़ ही नहीं पाए, तो मेरा ऑडिट प्रोसीजर फेल हो गया ना। तो इसी को क्या बोलते हैं सर डिटेक्शन रिस्क। ये होता है ऑडिटर लेवल पे। सर देखो यहाँ पे मैनेजमेंट पागल थी, यहाँ पे ऑडिटर मतलब पागल तो नहीं होते सीए, मतलब उसे गलती से गलती हो गई, समझ पाए, बात समझ पाए। तो सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगी सर इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क को कंबाइन क्या बोलते हैं आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है। चलो सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बेटा देख ये रिस्क जो है ये दोनों आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैनेजमेंट लेवल का रिस्क है। मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल लगाया, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये हमारे लेवल का रिस्क है, ठीक है। ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है वो ट्राई करता है कि अपने ऑडिट रिस्क को कम से कम कर सके। ऑल्दो ऑडिटर कभी भी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकता, लेकिन जितना वो कम कर सके वो उतना कम करने का ट्राई करता है, ठीक है। बेटा देख अब 3 रिस्क से मिलकर ऑडिट रिस्क बने, इनहेरेंट, कंट्रोल एंड डिटेक्शन रिस्क। अब ये 2 रिस्क तो मैनेजमेंट लेवल के हैं। देखो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में गलती हुई है, ये इंटरनल कंट्रोल लगाने में गलती हुई है। सर ना तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना हम इंटरनल कंट्रोल लगाते हैं, ठीक है। तो इस रिस्क को तो हम कम या ज्यादा कर नहीं सकते। अगर हमें ऑडिट रिस्क कम करना है तो हम क्या करते हैं डिटेक्शन रिस्क को कम करते हैं, बिकॉज ये हमारे लेवल का रिस्क है, ऑडिटर लेवल का रिस्क है, ठीक है। डिटेक्शन रिस्क को आप कैसे कम कर सकते हो सर, जितना ज्यादा हम काम करते हैं ना उतना ये कम होता जाता है। ऑल्दो डिटेक्शन रिस्क भी कभी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज इनहेरेंट लिमिटेशन इन ऑडिट, ऑडिट के अंदर कितना भी काम कर लो गलती होने का एक चांस तो रह ही जाता है। बात समझ में आई? तो सर अब पहले मैंने आपको क्या बोला कि ऑडिट रिस्क क्या है, गलत ओपिनियन देने का रिस्क। तो ऑडिटर ट्राई करता है कि वो कभी भी इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ना दे, स्पेशली इस केस में, ठीक है। तो वो क्या करेगा सर, देखो इस रिस्क को तो वो कुछ कर नहीं सकता लेकिन वो इस रिस्क को कम करने का ट्राई करता है और इसको वो ट्राई कैसे कर सकता है, काम ज्यादा करके। जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा उसका डिटेक्शन रिस्क कम होता जाएगा। ऑल्दो कभी डिटेक्शन रिस्क जीरो नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन इन ऑडिट, ठीक है सर, बात समझ में आई। वो क्या करता है सबसे पहले ऑडिट पे जाके आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब जो ये मैनेजमेंट लेवल का रिस्क है ना इसको स्टडी करता है, इसको आइडेंटिफाई करता है, इसको असेस करता है और इसके बेसिस पे अपना कितना काम करना है, डिटेक्शन रिस्क को कितने कम करने की नीड है ये डिसाइड करता है। बात समझ में आई? डिटेक्शन रिस्क को कम कैसे कर सकते हो, काम ज्यादा करके, ठीक है। अगर मुझे लगेगा ना सर कि इनहेरेंट रिस्क इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क ज्यादा है तो मैं क्या करूंगी आरएमएम की स्टडी करके, अगर मुझे पता चला कि अरे इस क्लाइंट के यहाँ तो बहुत रिस्की है भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी बहुत गलती होने वाली है क्योंकि मैनेजमेंट को नॉलेज ही नहीं है, इंटरनल कंट्रोल भी एकदम बर्बाद है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं काम ज्यादा करके अपने डिटेक्शन रिस्क को कम करने का ट्राई करूंगी। बात समझ में आई? तो सर देखो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ऑडिटर आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क को स्टडी करता है, उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकता।
ऑडिट रिस्क तीनों रिस्क से मिलके बना हुआ है, एंड डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। इसको कम करने के लिए वो क्या करेगा, इसको स्टडी करेगा और इसके अकॉर्डिंग काम करके इसको कम या ज्यादा रखेगा। बात समझ पाए? अगर ऑडिट रिस्क सॉरी इन आरएमएम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है तो सर हम थोड़ा कम काम भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा ना, ठीक है। तो पहले हम इसको स्टडी करते हैं, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि हमें काम कितना करना है। क्लियर? चलिए सर, अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक रिलेशनशिप है ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी के बीच में। बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आती है। सर पहले तो ये सुनना, देखो ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट है ना, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। इसके अंदर से ये 2 है आरएमएम जो मैनेजमेंट लेवल का है, इसको तो हम कम या ज्यादा कर नहीं सकते, हम खाली इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको कम कैसे करोगे, काम ज्यादा करके, ज्यादा से ज्यादा वर्क करके। बात समझ में आई? अब सर देखो, अब बात बताओ, मटेरियल आइटम के बीच में और इनहेरेंट और ऑडिट रिस्क के बीच में कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर यहाँ मैम यहाँ पे ना डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, मतलब अगर मटेरियल चीज है तो वहां पे रिस्क ज्यादा है। बेटा ऐसा नहीं होता। कोई भी मटेरियल आइटम होगी, अगर कोई भी मटेरियल आइटम होगी तो ऑडिटर उसको ज्यादा से ज्यादा चेक करेगा ना, वो ज्यादा से ज्यादा चेक करेगा, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज मटेरियल, राइट। तो हम ज्यादा से ज्यादा काम करके क्या करते हैं, अपने ऑडिट रिस्क को कम करने का ट्राई करते हैं। इसीलिए मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है सर, इनवर्स। जितनी मटेरियल आइटम होगी ऑडिटर काम करके उतना कम कर देगा अपना ऑडिट रिस्क। तो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। बात समझ में आई? ठीक है सर। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बेटा देख, मैंने अभी क्या बोला कि ऑडिटर आरएमएम को स्टडी करता है और उसके बेसिस पे अपने डिटेक्शन रिस्क को कम या ज्यादा करने के लिए काम करता है। वो खाली इसको स्टडी कर सकता है, ठीक है। अब इसकी स्टडी कैसे करनी है इसके बारे में बात करता है आपका ऐसे 315। ऐसे 315 किसके बारे में है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कौन कौन से प्रोसीजर्स यूज करोगे, इन सब के बारे में। ऐसे 315 ने बताया कि भैया तुम आरएमएम को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहेगा सर ऐसे 315। चलिए स्टार्ट करें 315। बेटा देख, ऐसे 315 बात करता है कि आरएमएम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। उसने सर पूरे स्टैंडर्ड में सिर्फ 3 बात बोली गई है कि सर आरएमएम को आइडेंटिफाई करने के लिए ना आपको बिजनेस की नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपके क्लाइंट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में सबसे पहले ये बताया कि हमें आरएमएम को आइडेंटिफाई करने के लिए किस किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा, ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके पास कौन से प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, राइट। तीसरे के बारे में 2 मिनट बाद बात करते हैं, ठीक है सर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हमें अगर बिजनेस की नॉलेज लेनी है तो हमें उसके लिए कौन कौन सा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा। सर उसे इंडस्ट्री, उसके रेगुलेशन रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इन सब के बारे में नॉलेज लेनी पड़ेगी, राइट। हमें उसके नेचर, उसकी जो एंटिटी है, लाइक रिटेलरशिप है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, उसके बिजनेस की नॉलेज लेनी पड़ेगी, नेचर ऑफ एंटिटी, राइट। अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन कौन से फॉलो करते हैं, उसके बिजनेस के प्लान्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिजनेस रिस्क कितना है, राइट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब बिजनेस अभी लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमें आरएमएम को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने क्लाइंट के बिजनेस के बारे में लेनी पड़ेगी। बात समझ में आई? उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे ऑब्टेन करोगे, इसके लिए ऐसे 315 ने कुछ प्रोसीजर्स किए हैं। ये प्रोसीजर को हम बोलते हैं सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, राइट। कौन कौन से हैं इसके अंदर, हम मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी करेंगे, ठीक है। हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेंगे, मतलब अपने क्लाइंट मेरे क्लाइंट की डाटा को मैं सेम इंडस्ट्री के साथ कंपेयर कर सकती हूँ, ठीक है। करंट ईयर के डेटा को मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूंगी,
बेसिक प्रोसीजर्स। उसके अलावा ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी। फॉर एग्जाम्पल आप क्या क्या ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी करोगे? डॉक्यूमेंट्स जैसे इंटरनल कंट्रोल मैनुअल, ठीक है, आप मैनेजमेंट्स की रिपोर्ट, उनकी बोर्ड मीटिंग की मिनट्स, इन सब को स्टडी करोगे। उसके प्लांट और परमाइसिस को स्टडी करोगे। बात समझ में आई सर? 315 देखो, ऑडिट रिस्क के अंदर जो आरएमएम है हम उसकी स्टडी करते हैं, हम खाली उसको स्टडी कर सकते हैं और उसके बेसिस पे हम अपना काम डिसाइड करते हैं कि हमें कम करना है ज्यादा। ऐसे 315 ने बताया है कि तुम आरएमएम को स्टडी कैसे करोगे, ठीक है। उसने बोला अगर तुम्हें किसी भी क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क आइडेंटिफाई करना है कि कितना रिस्क है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस क्लाइंट के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए आपको कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं सर? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बात समझ में आई? ठीक है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाए तो इस इंफॉर्मेशन की स्टडी करना और एसेस करना कि यहाँ पे कितना रिस्क है। अगर कोई रिस्क मिल जाएगा तो सर, अगर कोई रिस्क मिल जाएगा तो उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि सर क्या रिस्क है, इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा, इसके अक्कर होने का लाइक्लीहुड कितना, चांसेस कितना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट ने कोई इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है कि नहीं है, ठीक है सर। देखो मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करी, ये प्रोसीजर करके, अब ये सारी इंफॉर्मेशन की जब मैंने स्टडी की ना, तो मुझे कुछ रिस्क मिले। जैसे ही मुझे कोई रिस्क मिलेगा तो उसके बाद मुझे ये सारी बातें चेक करनी है उसके अंदर कि उस रिस्क के अक्कर होने का कितना चांसेस है, किस तरीके का रिस्क है, इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा और कितना पड़ेगा, क्या इसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट ने कोई कंट्रोल लगाए हैं कि नहीं लगाए। बात समझ में आई? और लास्ट, सिग्निफिकेंट रिस्क तो नहीं है सर। इसके ऊपर बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऑडिट के अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क कौन कौन से हैं। बेटा देख, पहली बात तो ये समझना कि सिग्निफिकेंट रिस्क होते क्या है, फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे। सर वो रिस्क जिनके अक्कर होने के चांसेस और ज्यादा होते हैं और जिसका पोटेंशियल इम्पैक्ट जो रहेगा ना वो सिग्निफिकेंट रहेगा। अक्कर होने के चांसेस ज्यादा हैं और अगर वो रिस्क अक्कर हुआ तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा रहता है, ठीक है सर। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि सर कौन कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क है, तो कौन कौन से हैं? फ्रॉड का रिस्क, ठीक है, कोई आपके इन्वायरमेंट के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर कोई चेंज आया है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जिसके अंदर सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व है, एस्टिमेशंस। बिकॉज इन सारे रिस्क के अंदर ना गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे मैनेजमेंट फ्रॉड कर सकता है, ठीक है, इजिली ये गलतियां यहाँ पे फ्रॉड किया जा सकता है इन सारे केसेस के अंदर, ठीक है। बात समझ में आई सर? एक 315 के अंदर एक जो लास्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है आरएमएम कि रिस्क। सर ऑल दो ऑडिटर जो रिस्क को आइडेंटिफाई करता है ना, जिस दिन हम ऑडिट पे जाते हैं ना, सबसे पहला काम यही होता है कि हम ऑडिट के स्टार्टिंग में ही ना रिस्क को असेस कर लेते हैं कि इस क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क कितना है, ताकि उसके बेसिस पे ये डिसाइड कर सके काम कम करना है कि ज्यादा करना है, ठीक है। वैसे ये स्टार्टिंग में किया जाता है, लेकिन इट्स ए कॉन्टिन्यू प्रोसेस। मतलब देखो, मैं स्टार्टिंग में गई, मैंने रिस्क को असेस किया, उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया। अब हो सकता है काम करते करते मुझे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई जो पहले नहीं मिली थी, अब मेरा रिस्क ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो इट्स ए कॉन्टिन्यू प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, ठीक है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ड्यूरिंग द ऑडिट, जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इफेक्ट पड़ता है। इसका इम्पैक्ट मेरे प्लानिंग एंड मेरे प्रोफेशनल जजमेंट्स पे पड़ता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे पड़ता है सर? अब रिस्क के ऊपर जितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी उससे मेरे रिस्क का लेवल कम या ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। मटीरियलिटी, ऑल्दो मैंने स्टार्टिंग में ही 320 के अकॉर्डिंग मटीरियलिटी डिसाइड कर लिया था, लेकिन फ्यूचर में काम करते करते मुझे जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली उससे मेरे मटीरियलिटी का लेवल कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है सर। अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये चेक करने में कि ये अकाउंटिंग पॉलिसीज जो मैनेजमेंट ने, हो सकता है कि पहले मुझे लग रहा था कि मैनेजमेंट ने बहुत अच्छी अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई हैं, लेकिन जब मैंने काम किया तो मुझे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मिली उससे लगा कि नहीं सर, ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज मैनेजमेंट ने लगाई है ना, इस कंडीशन के लिए अप्रोप्रिएट नहीं थी, ठीक है सर। नेक्स्ट है कोई ऐसा स्पेशल एरिया जो जिसके बारे में मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन काम करते करते पता चला कि सर यहाँ पे मुझे स्पेशल ध्यान देने का नीड है, राइट।
एनालिटिकल प्रोसीजर्स, पहले हम कम करने वाले थे, हो सकता है कि अभी हम एक्स्ट्रा एरियाज मिल गए जहां पे हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स करें। एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस। सर बेटा देख, और इसके रिगार्डिंग पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, एग्जाम में अगर आए ये पूरी स्टेटमेंट लिख के कि आरएमएम इज अ कंटिन्यू प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, राइट। ये पूरा स्टेटमेंट आ रहा है कि जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा ना बिजनेस के बारे में, उसके अकॉर्डिंग हमारे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उसका इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है, तो सर आप ये पूरा का पूरा आंसर लिख के आओगे, पहली चीज। ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि आरएमएम आप कब करते हो, इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस और वन टाइम प्रोसेस, तो सर इट्स अ कंटिन्यू डायनामिक प्रोसेस। ठीक है, पेपर में एक और क्वेश्चन आएगा, अगर वो आया तो बच्चे बहुत गड़बड़ करके आएंगे। क्या, पेपर ने पूछा कि ऑडिट करते करते आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो आपको पहले नहीं पती थी, तो इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे जाएगा। तो बच्चे पता है क्या लिख के आएंगे ज्यादा से ज्यादा कि सर इसका इम्पैक्ट जाएगा मेरे ऑडिट प्रोसीजर के ऊपर और ओपिनियन के ऊपर। नहीं सर, ये आंसर आना चाहिए। अगर जो इन्फॉर्मेशन पहले नहीं पता थी, काम करते करते जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसका इम्पैक्ट आपका यहाँ से जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, आएगा बच्चे गलत करके आएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। सर ये था आपका पहला टॉपिक, ऑडिट रिस्क। हमने ऑडिट रिस्क का मतलब पढ़ा, फिर उसके कंपोनेंट पढ़े, फिर हमने देखा कि सर उसमें से सिर्फ हम आरएमएम को स्टडी करते हैं और डीआर को कम कर सकते हैं। तो आरएमएम को स्टडी हम कैसे करेंगे, एज पर द एसए 300। ये था आपका पहला टॉपिक। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है सर इंटरनल कंट्रोल। राइट, स्टार्ट करें सर इंटरनल कंट्रोल। चलिए सर एक सेकेंड, तो स्टार्ट करें इंटरनल कंट्रोल। बेटा देख, इंटरनल कंट्रोल की जब मैं बात करती हूँ, पहले तो ये देखना कि इंटरनल कंट्रोल कौन लगाता है, मैनेजमेंट। राइट सर, ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगाता है, ताकि वो अपने सर्टिफाइड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया वो उनको अचीव कर सके। ठीक है, इसकी अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इंटरनल कंट्रोल क्या है, ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है, ये प्रोसेस है जो कि मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी लगाते हैं टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ रियल। सर दीज आर द प्रोसीजर्स जो मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी या थर्ड पर्सन जो मैनेजमेंट ने जिसको अपॉइंट किया है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, डिजाइन करते हैं, किस लिए, टू अचीव रियल। अब ये रियल क्या है सर, टू अचीव रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है सर, ई स्टैंड फॉर द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशंस, ए स्टैंड फॉर द सर सेफ गार्ड ऑफ एसेट। ठीक है, एल सर कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो इंटरनल कंट्रोल क्या है, एक प्रोसेस है जो मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी लगाता है, क्यों, टू ऑब्टेन रियल। राइट सर, देखो अगर एक काम करते हैं, जरा ये देख लेते हैं कि इंटरनल कंट्रोल को, इस पूरे टॉपिक को हम पढ़ने कैसे वाले हैं। सर देखो, स्टार्टिंग का पार्ट रहेगा बेसिक, मतलब इंटरनल कंट्रोल की बेसिक चीजों के बारे में नॉलेज, लाइक ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, इसके कंपोनेंट क्या है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि ऑडिटर के लिए इंटरनल कंट्रोल कितने रेलिवेंट है और उसको वो कैसे चेक करेगा। ठीक है सर, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है इंटरनल कंट्रोल के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक आएगा इंटरनल कंट्रोल इन आईटी इन्वायरमेंट। ठीक है, उसके बाद सर आपके पास जो टॉपिक आएगा वो आएगा इसके रिपोर्टिंग, और एक टॉपिक आता है सर इंटरनल ऑडिट। ये टॉपिक है जो हमें इंटरनल कंट्रोल के अंदर कवर करना है। ठीक है, बात समझ में आई। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ बेसिक इंटरनल कंट्रोल का। ये वाला जो बेसिक वाला जो पार्ट है ना सर, इसके अंदर समझने से ज्यादा ना, मतलब क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं कि ऑडिटर एग्जाम के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन सर, जहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बेटा देख, पेपर के अंदर इंटरनल कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव आए, सॉरी पहले पर्पस बोलूंगी, पर्पस आए तो आपको ये रियल डिफाइन करके आना है, डेफिनेशन आए वहां पे भी आपको इस रियल को एक्सप्लेन करके आना है कि रियल क्या है। पेपर के अंदर आए इंटरनल कंट्रोल का पर्पस क्या है, तो भी आपको ये रियल लिख के आना है। R stand for the reliability of financial reporting, E stand for the effective and efficient internal operations of business, right? A stand for the safeguard of the assets,
L कंप्लाइंट विद द लॉ एंड रेगुलेशन। बात समझ में आई? लेकिन सर देखो, आपके स्टडी मेट के अंदर पर्पस के अंदर ये पॉइंट कवर हो रहे हैं और ऑब्जेक्टिव के अंदर ये पॉइंट कवर हो रहे हैं, तो प्लीज यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है सर, देखो पर्पस ये चार है रियल, ऑब्जेक्टिव अगर ध्यान दोगे ना तो ऑब्जेक्टिव चारों के चारों ऑब्जेक्टिव ना आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। कौन कौन से हैं? पहला है ये चेक करना, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट इसीलिए लगाता है, इस ऑब्जेक्टिव से लगाता है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन एज पर अथॉरिटी हो, सेफगार्ड ऑफ एसेट्स रहे। ठीक है सर, जितनी भी रिकॉर्डेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको एग्जिस्टिंग से कंपेयर करते रहने का ऑब्जेक्टिव, की सर बुक्स के अंदर जो दिखा रहे हैं ना एक्चुअल में भी उतनी ही है, राइट? और उसके अलावा कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस का रिपोर्टिंग एप्रोप्रिएट तरीके से हो सके। सर देखो, यहाँ पे अगर मैं समझाने की बात करूं तो इस बेसिक वाले पार्ट में कोई बहुत कुछ समझाने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस इसके अंदर से बहुत पूछे जाते हैं, तो हम बस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे और जहां क्वेश्चंस में कंफ्यूजन आती है बस वो डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल के पर्पस में रियल लिख के आओगे, ऑब्जेक्टिव में ये चार पॉइंट लिख के आओगे, क्या क्या कि सारे की सारी ट्रांजेक्शन्स पहले तो अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हो, पहली चीज, दूसरी सारी की सारी ट्रांजेक्शन का प्रॉपरली रिकॉर्डिंग हो, अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हो, दूसरी सबका प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो, सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। दूसरा, दो ऑब्जेक्टिव है एसेट से रिलेटेड, कौन कौन से? एक तो सेफगार्ड, दूसरा बुक्स में उतनी ही एसेट्स आए जितनी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। याद आया? सर देखो, ये मत बोलना कि मैम रट्टा लगा रहा हूँ, बट क्या करूं, मैं बस चाहती हूँ कि आप लोग कहीं पे गड़बड़ ना करके आ जाओ। तो ऑब्जेक्टिव दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक ट्रांजेक्शन बेसिस पे, दूसरा एसेट्स बेसिस पे। ट्रांजेक्शन एज पर अथॉरिटी एंड एप्रोप्रिएट ट्रांजेक्शन, सही अमाउंट सही अकाउंट के अंदर सही पर्सनल के अंदर रिकॉर्डिंग हो। एसेट्स के अंदर दो चीज है, सेफगार्ड ऑफ द एसेट्स, और जितनी बुक्स के अंदर उतनी ही एसेट्स है जितनी एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। बात समझ में आई? दूसरी चीज सर देखो, जब मैंने इंटरनल कंट्रोल की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरनल कंट्रोल क्या है सर? इंटरनल कंट्रोल एक प्रोसेस है जिसको डिजाइन, इंप्लीमेंट और मेंटेन कौन करता है? मैनेजमेंट, TCW जो थर्ड पर्सन जिसको मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। क्यों? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट अचीवमेंट ऑफ रियल। सर देखो, इंटरनल कंट्रोल ना रियल के अचीवमेंट की रिगार्डिंग खाली रीजनेबल एश्योरेंस देता है, एब्सोल्यूट नहीं। ये नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छे हैं तो मैनेजमेंट रियल अचीव कर ही लेगा। ठीक है सर, इसका रीजन है जैसे ऑडिट के अंदर इनहेरेंट लिमिटेशन था ना, वैसे ही आपके इंटरनल कंट्रोल के अंदर भी इनहेरेंट लिमिटेशन है, जिसकी वजह से हम कितने भी अच्छे इंटरनल कंट्रोल हो वो खाली रीजनेबल एश्योरेंस देगा, एब्सोल्यूट नहीं। इसके रीजन क्या क्या है? ह्यूमन जजमेंट। सर देखो, इंटरनल कंट्रोल दोनों तरह के होते हैं, ऑटोमेटिक भी और मैनुअल भी। अब मैनुअल है जिसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्व है तो हो सकता है उसकी जजमेंट गलत हो जाए। ठीक है सर। दूसरा है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस। सर देखो, मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल लगा दिए लेकिन उसको रेगुलेट वो नहीं करते, उसको एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने जिस पर्पस के लिए इंटरनल कंट्रोल लगाए थे तो जो बंदे उसको ऑपरेट कर रहे हैं, देखो मैनेजमेंट ने डिजाइन और इंप्लीमेंट तो कर दिया लेकिन डेली का प्रोसेस तो वो नहीं करेगा ना। तो जिन इंप्लॉइज को उसको मैनेज करना है, अगर उनको पर्पस प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं होगा तो इस सारा का सारा इंटरनल कंट्रोल फेल हो जाएगा। मान लीजिए आपके इंटरनल कंट्रोल लगा हुआ है कि 20,000 से ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो आपके एमडी के मतलब किसी स्पेशल अथॉरिटी की अप्रूवल से ही होगी। ठीक है, अगर नहीं होगी तो उन सब का आपका सॉफ्टवेयर एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा। ठीक है, मैनेजमेंट ने सिस्टम लगवा दिया। ठीक है, अब इम्प्लॉय के पास वो रिपोर्ट आ गई लेकिन उसको यही नहीं पता होगा इस रिपोर्ट का क्या करना है, तो सर ये पूरा का पूरा इंटरनल कंट्रोल वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोलिजन अगर पीपल। सर दो तीन लोग मिलके, क्योंकि एक बंदा तो पूरा इंटरनल कंट्रोल मैनेज नहीं करता, दो तीन लोग जिनके बीच में ड्यूटी सेग्रेटेड है, अगर वो मिल गए तो सर वो कहीं भी इस इंटरनल कंट्रोल को फेल कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए। जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। सर इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट लगाता है, मैनेजमेंट को लगा था कि ये 10 एरियाज है एंटिटी के अंदर जहां पे इंटरनल कंट्रोल लगने चाहिए थे और उसके अकॉर्डिंग XYZ कंट्रोल सफिशिएंट है, लेकिन सर हो सकता था उन्हें एक्स्ट्रा कंट्रोल्स की नीड थी, उन्होंने खाली 10 कंट्रोल लगाए, उनको 12 कंट्रोल लगाने की नीड थी।
समझ पाए, उनकी जजमेंट गलत हो गई। एंड सर स्पेसिफिकली इन केस ऑफ द स्मॉल एंटिटीज वहां पे इंटरनल कंट्रोल ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल को लगाने के लिए ना एक प्रॉपर टीम, एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है, जो स्मॉल एंटिटीज के अंदर ढूंढना और लगाना डिफिकल्ट हो जाता है। बात समझ में आई? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरनल कंट्रोल की इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है, अभी तक पेपर में आया नहीं न्यू कोर्स के अंदर, तो कभी भी आ सकते हैं, पता चले इसी बार आ गया। ठीक है सर। अब जो इंटरनल कंट्रोल के बेसिक का लास्ट क्वेश्चन बनता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, वो है कंपोनेंट, कि आपके इंटरनल कंट्रोल कितने कंपोनेंट से मिलके बने हैं, आपके इंटरनल कंट्रोल के क्या क्या पार्ट्स हैं। सर टोटल 5 कंपोनेंट से मिलके आपका इंटरनल कंट्रोल बना है। कौन कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पहला है कंट्रोल इन्वायरमेंट, ठीक है, उसके बाद है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, थर्ड है इंफॉर्मेशन सिस्टम, फोर्थ है कंट्रोल एंड फिफ्थ है मॉनिटरिंग। सर देखो पहले काम करते हैं, एक एक समझ लेते हैं, फिर पांचों को एक बार कंबाइन समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंट्रोल इन्वायरमेंट की, कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब है सर जब कल्चर, जो डिसिप्लिन मैनेजमेंट ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन करके रखा है, उसको बोलते हैं सर कंट्रोल इन्वायरमेंट। सर मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, अगर आपका एम्प्लॉयर खुद 12 बजे आता है, तो क्या अब वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके एम्प्लॉय टाइम से आए? ठीक है, तो जो कल्चर और डिसिप्लिन, जो वैल्यूज मैनेजमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो कल्चर इन्वॉल्व करके रखती है, जो इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखती है, उसको बोलते हैं सर कंट्रोल इन्वायरमेंट। ये इंटरनल कंट्रोल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज बाकी चारों कंपोनेंट इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। अगर मैनेजमेंट ने अच्छा कल्चर मेंटेन किया होगा, इंटीग्रिटी का कल्चर मेंटेन किया होगा, राइट, तो सर बाकी मतलब इंटरनल कंट्रोल के लिए उतना सॉलिड बेस मिलेगा। इवन ये बोला जाता है कि अगर कंट्रोल इन्वायरमेंट अच्छे है ना, तो वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस कम है। लेकिन ये याद रखना, पेपर के अंदर एमसीक्यू अंदर क्वेश्चन है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, तो वहां पे फ्रॉड हो ही नहीं सकता। नहीं सर, ऐसा नहीं है। या ट्रू एंड फॉल में आए तो बहुत अच्छे से लिख के आना कि कंट्रोल इन्वायरमेंट होने से फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन हाँ ये नहीं बोल सकते कि फ्रॉड होगा ही नहीं। ठीक है सर। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर ऑडिटर बेसिकली क्या चेक करते हैं कि मैनेजमेंट ने ऑनेस्टी का सॉरी एक सेकेंड सर, एप्रोप्रिएट, कि मैनेजमेंट ने एप्रोप्रिएट ऑनेस्टी का कल्चर प्रोवाइड किया है कि नहीं किया। ठीक है सर, बात समझ में आई? ये था इंटरनल कंट्रोल का सबसे पहला कंपोनेंट, कंट्रोल इन्वायरमेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। सर इसके ऊपर शॉर्ट नोट बहुत बार आया है। ठीक है, क्लियर? चलिए सर, दूसरा है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। सर आप बोलोगे कि अरे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स तो हम करते हैं, लेकिन बेटा देख एक बात बता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? मैनेजमेंट का ना। मैनेजमेंट कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट एज पर द एफआरएफ ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्री फ्रॉम मटेरियल में स्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है, तो उसने अपने अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया होगा ना, ताकि कोई भी रिस्क जिसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़े उसको पहले ही पता चल जाए। बात समझ में आई? जैसे सर देखो, सिग्निफिकेंट रिस्क में एक था रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। ठीक है सर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का क्या है? अगर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन हुई, उसका अकाउंटिंग एज पर द AS 18 होना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने अगर अपने यहाँ पे प्रोसीजर ही नहीं लगाया होगा, तो क्या वो बाकी ट्रांजेक्शन्स में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को अलग से आइडेंटिफाई कर पाएगी? नहीं ना। तो उसने खुद एक प्रॉपर सिस्टम लगा रखा होगा जो आइडेंटिफाई करके देगा ना कि कहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है, ताकि उसका रिकॉर्डिंग वो ठीक से कर सके। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाए हैं, तो ऑडिटर उसकी नॉलेज लेते हैं। उसके बारे में आपको क्या क्या नॉलेज लेनी है कि ये जो प्रोसीजर मैनेजमेंट ने लगाया है, क्या वो बिजनेस रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उनके होने के चांसेस को आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, और इसके रिगार्डिंग किस किस तरीके से इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए मैनेजमेंट ने प्रोसीजर लगाए हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो सर पहला था कंट्रोल इन्वायरमेंट, दूसरा है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, मतलब मैनेजमेंट ने जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग, आप उसके बारे में नॉलेज लोगे। नेक्स्ट आता है सर इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेटा देख, चल इससे पहले ना एक काम करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आपका थर्ड वाला।
ठीक है, अभी तक हमने बोला सर एक कंट्रोल, सॉरी, हमने अभी बोला सर कंट्रोल इन्वायरमेंट ये बात करता है ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर की, जिसके अंदर आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल की। इस कल्चर के अंदर मैनेजमेंट ने एक रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया होगा ताकि जितने भी रिस्क है वो आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, अब खाली रिस्क आइडेंटिफाई करने से तो काम नहीं चलेगा ना, मैनेजमेंट को उसके रिगार्डिंग कंट्रोल्स भी लगाने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज। ठीक है, और सर एक बात बताओ, मैनेजमेंट ने रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर लगा दिए, कंट्रोल प्रोसीजर लगा दिए और छोड़ दिए। अगर उसको इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल चाहिए तो उसको अपने सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल को प्रॉपरली मॉनिटर भी करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो फिफ्थ कंपोनेंट क्या है सर, मॉनिटरिंग। बात समझ में आई? ठीक है सर, एंड एक सारे सिस्टम को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंफॉर्मेशन। राइट, अगर सही टाइम पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पाएगी तो उसके रिगार्डिंग रिस्क कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, या फिर उसके रिगार्डिंग कंट्रोल कैसे लगा पाओगे। तो इंटरनल कंट्रोल के कितने कंपोनेंट है, पहला तो इन्वायरमेंट, दूसरा वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर जो मैनेजमेंट लगा रहा है, उस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटी जो मैनेजमेंट ने लगाई है, प्रॉपर तरीके से पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पूरे के पूरे इंटरनल कंट्रोल की मॉनिटरिंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है सर, लास्ट है इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन अगर सही टाइम पे नहीं मिल पाएगी तो क्या ये इंटरनल कंट्रोल ठीक तरीके से काम कर पाएंगे, नहीं ना। तो थर्ड कंपोनेंट क्या है सर, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बात समझ पाए? एक सेकंड सर, ये क्या हो गया, एक सेकंड सर। सर ये था आपके इंटरनल कंट्रोल का बेसिक वाला पार्ट, जहां पे हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया उसका मीनिंग, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस, उसकी लिमिटेशन, इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या लिमिटेशंस है, एंड लास्ट ये 5 कंपोनेंट। इसके ऊपर से कंट्रोल इन्वायरमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट आ सकते हैं। ठीक है सर, अब आ जाते हैं कि ऑडिटर के लिए इंटरनल कंट्रोल क्यों रेलिवेंट है, कितने रेलिवेंट है, और उसको वो चेक कैसे करेगा। ठीक है सर, बात समझ में आई? काम करती हूँ, नोट्स पे शिफ्ट कर देती हूँ। बेटा देख, ऑडिटर जो है ना, ऑडिटर का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देना है। राइट सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाए होंगे, मैनेजमेंट ने, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं वो भी किसने लगाए हैं सर, मैनेजमेंट ने। बेटा देख, वैसे तो मैनेजमेंट ने ना आप उसके बिजनेस के सॉरी उसके बिजनेस के ना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग इंटरनल कंट्रोल लगाए होंगे, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑडिटर के लिए, सर ऑडिटर के लिए बेसिकली वो इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट रहते हैं जिनका इम्पैक्ट कहां पे पड़ता है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। बात समझ पाए? सर देखो, हमें ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना है, तो हमारा जितना भी काम होता है ना सारा का सारा इसी के रिगार्डिंग होता है, सिर्फ इसी चीज के लिए होता है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन आइडेंटिफाई कर सके, राइट। तो सर वैसे तो बहुत सारे इंटरनल कंट्रोल लगे होंगे, लेकिन ऑडिटर के लिए जर्नली, ऐसा नहीं है कि कोई और कंट्रोल इंपॉर्टेंट हो नहीं सकता, लेकिन जर्नली वो इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट होते हैं जिसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है सर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। बात समझ में आई? लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है सर, मान लीजिए आपके क्लाइंट ने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर 10 कंट्रोल लगाए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसके लिए 10 के 10 ऑडिटर के लिए इंपॉर्टेंट हो। सर देखो, पहली चीज मैंने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो कंट्रोल लगाए हैं ना, जर्नली वो इंपॉर्टेंट होते हैं मैनेजमेंट के, ऑडिटर के लिए, राइट। तो सर देखो, इंपॉर्टेंट तो इन्हीं 10 में से होंगे जो मैनेज ऑडिटर स्टडी करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे हो। ठीक है, वो उसकी प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि उसके लिए कौन से इंटरनल कंट्रोल रेलिवेंट है और कौन से नहीं। ठीक है, और इसकी प्रोफेशनल जजमेंट को बहुत सारे फैक्टर है जो इफेक्ट करेंगे, जैसे मटेरियलिटी, लेवल ऑफ द रिस्क, लीगल रिक्वायरमेंट। सर जैसे 143 सबसेक्शन 3 के क्लॉज नंबर आई के अंदर ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आईएफसी, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल के बारे में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो सर उसको आईएफसी तो चेक करने ही पड़ेंगे ना, लीगल रिक्वायरमेंट।
ठीक है। अब जैसे सर मान लो कोई कंट्रोल लगा है किसी इंफॉर्मेशन के लिए ऊपर, ऑडिटर के लिए वो इंटरनल कंट्रोल तभी इंपॉर्टेंट होगा अगर उसे वो इंफॉर्मेशन यूज करनी होगी। अगर उसे इंफॉर्मेशन यूज ही नहीं करनी तो भैया वो इंटरनल कंट्रोल क्यों चेक करेगा? बात समझ पाए? सर देखो, ऑडिटर ना इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज लेता है, लेकिन यूजुअली वो उन्हीं इंटरनल कंट्रोल की नॉलेज लेता है जिसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ता है सर? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर। अब वो कितने कंट्रोल्स की नॉलेज लेगा ये डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, जैसे रिस्क हो गया, मटेरियलिटी हो गया, लीगल रिक्वायरमेंट हो गया, सेफगार्ड ऑफ द एसेट्स हो गया, राइट। जो चीज के बारे में उसे इंफॉर्मेशन चाहिए उसके ऊपर जो कंट्रोल है वो चेक करेगा। बात समझ पाए? ठीक है सर। अब आ जाते हैं कि वो चेक कैसे करेगा। बेटा देख, ध्यान से सुनियो, बेसिकली ना जो इंटरनल कंट्रोल है ना 3 लेवल पे चेक किए जाते हैं। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऐसे 315 के अंदर जब हम बिजनेस के इन्वायरमेंट की नॉलेज लेते हैं ना, बेटा देख आज ही करके आए हैं, जब हम बिजनेस की नॉलेज लेते हैं ना तो ऐसे 315 ने बोला था जब भी क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लो ना तो उसके इंटरनल कंट्रोल की भी नॉलेज ले लेना, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग ले लेना। ठीक है, तो 3 लेवल पे हम इंटरनल कंट्रोल के बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर हम इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करके। ठीक है सर, बात समझ में आई? बात समझ में आई। लेकिन खाली अंडरस्टैंडिंग लेना सर 315 के अंदर ना कोई बहुत डिटेल स्टडी नहीं करते। इवन 315 के अंदर तो हम कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चेक भी नहीं कर रहे होते। रिस्क वगैरह सिर्फ वहां पे तो सबसे पहला स्टेप आता है कि मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रही हूँ अपने क्लाइंट के बिजनेस की, उसके एनवायरनमेंट की, ताकि उसके बेसिस में डिसाइड कर सकूं मुझे काम कितना करना है। तो मैं उसके इंटरनल कंट्रोल की भी नॉलेज लेती हूँ लेकिन बहुत डिटेल में नहीं लेती। ठीक है, तो हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर खाली इंटरनल कंट्रोल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, राइट। तो खाली 315 से तो काम नहीं चलेगा। इसके अलावा हमें 2 चीज और इवैल्यूएट करनी होती है डिटेल में। पहला तो उसका डिजाइन, दूसरा उसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, डिजाइन को इवैल्यूएट करने के लिए जो प्रोसीजर्स यूज किए जाते हैं उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है थर्ड लेवल पे कौन से किए जाते हैं सर? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सर देखो 3 लेवल पे प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन से? सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं 315 के अंदर, उसके बाद उसी के बेसिस पे हम डिजाइन को इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ आईसी जिसे बोलते हैं। ठीक है, और फिर हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल यूज करके उसके इम्प्लीमेंटेशन को चेक करते हैं। ठीक है, प्रोसीजर यही रहता है। पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर 315 के अंदर आइडेंटिफाई करोगे, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगे, उसके बाद उसके डिजाइन की अंडरस्टैंडिंग लोगे, फिर देखोगे कि वो लगाए ठीक से चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे, पूरे साल ऑपरेट हुए भी कि नहीं हुए, जिसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है सर। सर बेटा देख, अब आप बोलोगे कि मैम एक बात बताओ, ये डिजाइन को पहले क्यों चेक करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन को बाद में क्यों करते हैं? बेटा एक बात बता, सबसे पहले तो देखते हैं डिजाइन कि जो इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाए हैं उसकी एंटिटी के लिए वो सफिशिएंट है भी कि नहीं है। मैंने डिजाइन चेक किया, मैंने देखा कि भैया ये तो बहुत कम लगाए हैं, इस क्लाइंट ने तो बहुत छोटे छोटे इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत अच्छे इंटरनल कंट्रोल लगने चाहिए थे। अब मुझे डिजाइन ही नहीं पसंद आया तो एक बात बताओ, मैं इसके इम्प्लीमेंटेशन को चेक करके क्या करूंगी? अब वो पूरे साल चले कि नहीं चले मुझे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो इसीलिए पहले हम डिजाइन चेक करते हैं, डिजाइन से सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन चेक करते हैं। बात समझ में आई? पेपर में आए अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज सफिशिएंट? नहीं सर, उस खाली उसके अंडरस्टैंडिंग से कोई काम नहीं होगा, हमें उसके ऑपरेटिंगनेस को भी चेक करना पड़ेगा कि वो इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, 3 लेवल पे करोगे। पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे, सर सेम वही प्रोसीजर है जब हम पढ़ के आए थे, बस एक एक्स्ट्रा ट्रेसिंग। तो पेपर के अंदर आए खाली रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, तो 315 के अंदर तुम जो ये प्रोसीजर पढ़ के आए थे ना, ये लिख के आओगे। कौन कौन से थे? एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी।
राइट। अगर पेपर में आए कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल, तो सर इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन सेम है, ये ट्रेसिंग अलग है, ट्रेसिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, कि पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन सिस्टम की इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना। ठीक है, बात समझ पाए? ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो यहाँ पे गड़बड़ मत करके आ जाना। ठीक है, तो सर आप इंटरनल, यहाँ पे अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि सर देखो, ऑडिटर के लिए खाली वो इंटरनल कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है जिनका इम्पैक्ट कहाँ पे जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। लेकिन जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले सारे ही कंट्रोल उसके लिए रेलिवेंट हो। डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर है जो इस बात को डिपेंड करेगा कि उसके लिए कौन से इंटरनल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं, किसकी उसे स्टडी करनी चाहिए और किसकी नहीं। अब सर स्टडी वो 3 लेवल पे करेगा, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग 3 लेवल पे ली जाती है। पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलता, तो हम इवैल्यूएट करते हैं उसके डिजाइन को, फिर चेक करते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को, जिसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। बात समझ में आई सर? चलिए सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजाइन को चेक करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए इंटरनल कंट्रोल के हमारे पास 4 प्रोसीजर्स हैं। इनके ऊपर कभी भी आई डोंट थिंक सो पेपर के अंदर कभी ये आएगा कि इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल कि आपको चारों प्रोसीजर लिख के आने हैं। कभी आ भी जाए तो चलो बात अलग है, क्योंकि आई से आई के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ, इन किसी भी एक के ऊपर शॉर्ट नोट आने का बहुत चांसेस है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में बहुत डायरेक्ट पूछते हैं सर नैरेटिव रिकॉर्ड्स क्या होता है, कैश फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, राइट? तो इनके ऊपर शॉर्ट नोट आने के बहुत चांसेस हैं। डिस्कस कर लें सर। सबसे पहले नैरेटिव रिकॉर्ड्स। नैरेटिव रिकॉर्ड के अंदर ऑडिटर कैसे अंडरस्टैंडिंग लेता है? वो क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, ठीक है, वहां पे जितने भी कंट्रोल्स होते हैं ना, उन सबको ऑब्जर्व करते रहता है और उसके बेसिस पे खुद उसके रिकॉर्ड्स बनाता रहता है। मतलब मैं एज ए ऑडिटर अपने क्लाइंट के यहाँ गई, मैंने देखा कि मेरे इस क्लाइंट के यहाँ पे कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल लगे हैं, ठीक है, मैंने उनकी अंडरस्टैंडिंग ली और उसके अकॉर्डिंग अपने हाथ पे एक रिकॉर्ड मेंटेन कर लेती हूँ। मैं पूरे के पूरे सिस्टम का डिस्क्रिप्शन मेंटेन कर लेती हूँ खुद से। बात समझ में आई? दिस इज द नरेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है सर, देखो इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं, बिकॉज इट्स अ बिट डिफिकल्ट कि पूरे के पूरे सिस्टम को तुम कंप्राइज कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट, तुमने आज सिस्टम को चेक कर लिया, आज तुमने कंप्राइज कर लिया, उसके बाद फिर से चेंज आया, अब हर दिन तो जाके चेक नहीं कर सकते ना, बिकॉज इट्स अ बल्कि प्रोसेस। ठीक है, तो बहुत बार क्या होता है, जो चेंजेस आए होते हैं ना, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है सर, ये सबसे ज्यादा आइडियल किस सिस्टम में रहते हैं? एक तो स्मॉल बिजनेस, बिकॉज स्मॉल बिजनेस है तो फिर भी शायद उसके इंटरनल कंट्रोल को तुम डिस्क्राइब कर पाओ, बड़े में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। दूसरा, इनफॉर्मल कंट्रोल सिस्टम, बिकॉज सर अगर फॉर्मल कंट्रोल सिस्टम होता ना, तो आपके क्लाइंट के पास ना, खुद के पास वो पूरा का पूरा इंटरनल कंट्रोल का मैनुअल होता, तो आपको अलग से बनाने की नीड नहीं पड़ती। तो यूजली 2 जगह यूज किया जाता है, स्मॉल एंटिटीज के अंदर, दूसरा ऐसी एंटिटी जो इनफॉर्मल सिस्टम यूज करती है, मतलब उनका कोई फिक्स सिस्टम नहीं है। अगर उनका पूरा कोई सिस्टम फॉर्मल सिस्टम होता, तो आपके क्लाइंट के पास खुद एक इंटरनल कंट्रोल मैनुअल होता। बात समझ पाए? दूसरा है इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर। इसके अंदर क्या करता है, ऑडिटर अपने हिसाब से एक क्वेश्चनेयर बना लेता है। सर चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट। सर इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने पूरे इंटरनल कंट्रोल को ग्राफ्स के बेसिस पे स्टडी करते हैं। मतलब हमारे पास एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारे इंटरनल कंट्रोल का, कि परफेक्ट हायरार्की कि किस तरीके से मेरे क्लाइंट के यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल काम कर रहे हैं, किसके क्या अथॉरिटीज है, किसके क्या ड्यूटीज है, किसको किसको रिपोर्ट करना है, राइट? इन सब का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट perfect way and most concise way to understand the internal control। ये हमें एक ही जगह पे पूरे के पूरे इंटरनल कंट्रोल का बर्ड आई व्यू दे देता है। ठीक है, ये बिजनेस के जितने भी स्पेसिफिक फीचर्स हैं और इंटरनल कंट्रोल के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उन सबको सबसे परफेक्ट स्टडी करने का मौका देते हैं। बात समझ पाए? तो सर फ्लो चार्ट्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम ग्राफ्स का यूज करते हैं इंटरनल कंट्रोल को स्टडी करने के लिए। ये ज्यादातर जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें पे फॉर्मल इंटरनल कंट्रोल लगाए जाते हैं, वो लोग यूज करते हैं। ठीक है सर, अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट के ऊपर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल।
सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल कंट्रोल है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, देख ये वाला टॉपिक ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वहां पे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। राइट, चलिए सर अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। चलिए सर बेटा, अब आ जाते हैं हमारे इस चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट 3 टॉपिक के ऊपर। ऑलमोस्ट नहीं, मतलब लास्ट के 3 टॉपिक के ऊपर। हार्डली 10-15 मिनट की क्लास बची है, उसके बाद अब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले है इंटरनल कंट्रोल एंड आईटी एनवायरनमेंट। बेटा देख, इंटरनल कंट्रोल के ना बेसिकली 2 एलिमेंट हो सकते हैं। या तो इंटरनल कंट्रोल मैनुअल हो सकते हैं या ऑटोमेटिक हो सकते हैं। 2 तरह के इंटरनल कंट्रोल हो सकते हैं। राइट, एंड आईटी एनवायरनमेंट मतलब एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी किसकी हेल्प से की जाती है सर? आईटी सिस्टम की हेल्प से, कंप्यूटर सिस्टम्स की हेल्प से। राइट, तो इस ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे इंटरनल कंट्रोल लगाए जाते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। देखो, इस छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर से एक तो बनता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन कि बेनिफिट क्या है आईटी का इन इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, इसमें तो कोई कुछ खास समझाने वाला है नहीं, आप रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा। ऑल्दो छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस मेरा जो मेन फोकस इस वाले टॉपिक पे रहेगा वो 2-3 फैक्ट्स के ऊपर रहेगा जो बच्चे मिस कर देते हैं। ठीक है, अब देखो इंटरनल कंट्रोल के अंदर मैनुअल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, आईटी एलिमेंट्स भी होते हैं। राइट सर, अब इसका यूजली जो आईटी एनवायरनमेंट होते हैं ना उसके अंदर मैनुअल और आईटी एलिमेंट्स को मिक्स करके यूज किया जाता है इंटरनल कंट्रोल के अंदर। मतलब जो इंटरनल कंट्रोल लगाए जाते हैं ना वो मैनुअल और आईटी दोनों के मिक्सचर लगाए जाते हैं। अब कितने कितने एक्सटेंट तक वो मिक्सचर रहेगा, मतलब किस मैनुअल कंट्रोल ज्यादा रखने हैं या आईटी कंट्रोल ज्यादा रखने हैं, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि उन लोगों का एंटिटी के अंदर कितना आईटी सिस्टम यूज हो रहा है। बात समझ में आई? प्लीज अगर ट्रू एंड फेयर व्यू में आए तो ये याद रखना। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वाला छोटा सा फैक्ट है कि सर मैनुअल एलिमेंट इन इंटरनल कंट्रोल सबसे ज्यादा कहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है? ऐसा कौन सा एरिया जहां पे ना मैनुअल कंट्रोल ज्यादा सक्सेसफुल है रेदर देन आईटी कंट्रोल्स? सर ऐसा एरिया जहां पे डिसीजंस मेकिंग लेने पड़ते हैं वहां पे मैनुअल एलिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, क्लियर? रिलायबिलिटी, सर रिलायबल मैनुअल ज्यादा रिलायबल होता है या फिर आईटी? तो सर आईटी वाले एलिमेंट्स ज्यादा रिलायबल होते हैं, ऑटोमेटिक इंटरनल कंट्रोल ज्यादा रिलायबल होते हैं, बिकॉज उसके अंदर ना गलती होने के चांसेस नहीं होते। जो मैनुअल एरर, ह्यूमन एरर जो होती हैं वो सब नहीं होती, कंसिस्टेंसी होती है सर। राइट, तो ज्यादा रिलायबल कौन से होते हैं? ऑटोमेटिक। रेशो कितना मेंटेन करना है मैनुअल और आईटी, ये डिपेंड करेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल वो लोग कितना आईटी यूज करते हैं पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि उनके इंटरनल कंट्रोल में कौन से वाला एलिमेंट कितना रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैनुअल एलिमेंट सबसे ज्यादा कहाँ इंपॉर्टेंट रहता है? सर डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, बात समझ पाए? तो इसीलिए ये मिक्सचर यूज किया जाता है, बिकॉज कुछ एरियाज के लिए मैनुअल एलिमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ के लिए आईटी एलिमेंट जरूरी होता है। ठीक है, क्लियर? सर इसके अलावा एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेनिफिट, वो आप रीड कर लेना। चलिए, इंटरनल ऑडिट की तो बेटा देख, चल एक काम करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। इंटरनल ऑडिट क्या है? इट्स अ मैनेजमेंट फंक्शन, बिकॉज मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिट करवाते हैं। इसके अंदर किया क्या जाता है? इंटरनल जो ऑडिटर होगा जिसको वो अपॉइंट करेंगे वो क्या करेगा? वो अप्रेजल्स करेगा, मतलब एग्जामिन करेगा किसको? ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी के बिजनेस को, और उसके बेसिस पे इन 3 एरियाज के अंदर अगर कोई भी इंप्रूवमेंट का नीड है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो वो सजेस्ट करेगा किसको? मैनेजमेंट को। इंटरनल ऑडिटर मैनेजमेंट के एंटिटी के फंक्शंस को एग्जामिन करेगा, अप्रेजल्स करेगा, और उसके बेसिस पे रिस्क मैनेजमेंट, गवर्निंग मैकेनिज्म एंड इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग जितने भी सजेशंस की अगर उसको नीड लगेगी तो वो प्रोवाइड करेगा किसको? सर मैनेजमेंट को। ठीक है, चलिए अब एक बार जरा ये देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। ठीक है सर, वो 3 एरियाज के ऊपर काम करते हैं। कौन कौन से? किस चीज के रिगार्डिंग सजेशंस प्रोवाइड करता है सर? गवर्निंग एक्टिविटी के ऊपर, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर और इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग। गवर्निंग के रिगार्डिंग वो क्या चेक करता है, वो क्या देखता है? वो ये देखता है कि गवर्निंग एक्टिविटी, मैनेजमेंट एक्टिविटी अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही, एथिकल रिक्वायरमेंट और वैल्यू के रिगार्डिंग जितने भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सबको फुलफिल कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है।
प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है मैनेजमेंट के फंक्शन में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट अपने फंक्शंस का ले रही है कि नहीं ले रही है। लास्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि नहीं है। सर देखो, गवर्नेंस का क्या मतलब होता है, ये देखना कि सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन ठीक से वर्क कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करवा पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ये 3 चीजें चेक करेंगे गवर्निंग एक्टिविटी को चेक करने के लिए कि सर एथिकल और वैल्यूज, एथिकल्स वैल्यू के रिगार्डिंग जो ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के, कंट्रोल इन्वायरमेंट देने के लिए, वो अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉपर जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में, मैनेजमेंट एंड ऑडिटर के बीच में, टीसीडब्ल्यूजी एंड ऑडिटर के बीच में, तो प्रॉपर गवर्नेंस नहीं हो सकता। तो ये चेक करना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि नहीं है, और प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है, मतलब मैनेजमेंट क्या काम कर रही है ये चीज शेयर होल्डर्स को पता चल रही है कि नहीं पता चल रही, टीसीडब्ल्यूजी को पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा। बात समझ में आई। उसके बाद मैनेज इंटरनल ऑडिटर बाकी रिस्क को असेस करने में हेल्प करता है। ये देखते हैं कि क्लाइंट के यहाँ पे कौन कौन से रिस्क हैं, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से इंप्रूवमेंट, कौन कौन से कंट्रोल लगने चाहिए। फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई करने में इंटरनल ऑडिटर हेल्प करता है, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के रिगार्डिंग इंटरनल ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि वो चेक करे कि इस क्लाइंट के यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से रिस्क है, उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए क्या क्या कंट्रोल आपका क्लाइंट लगा सकता है। और स्पेसिफिकली ये किससे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको दिए गए सर, रिस्क को फ्रॉड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। बात समझ में आई। पहला फंक्शन, पहला एक्टिविटी है ये चेक करना कि गवर्निंग एक्टिविटी ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही। इसके लिए हम 3 चीजें चेक करते हैं। मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से रिस्क है और इसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट को कौन कौन से इंटरनल कंट्रोल लगाने चाहिए। लास्ट है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल ऑडिटर क्या चेक करता है, इंटरनल कंट्रोल ठीक से लगे कि नहीं लगे। इसके अंदर वो बेसिकली 4 पॉइंट चेक करता है। कौन कौन से हैं सर, एक सेकंड, चार्ट शिफ्ट कर दूं। पहला कि जो इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक से इंप्लीमेंट किए गए हैं कि नहीं किए गए, इनको किसी इंप्रूवमेंट की नीड तो नहीं है, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही, सारी की सारी ट्रांजैक्शन ठीक से आइडेंटिफाई की जा रही हैं, उनको रिकॉग्नाइज और मेजरमेंट एज पर द एफआरएफ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। पहला, इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं है। दूसरा कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, वो ठीक से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, सारी की सारी ट्रांजेक्शन और इवेंट को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और उन सबका रिकॉग्नाइजेशन एज पर द एफआरएफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है सर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ऊपर इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, इनके इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को देख के। सर एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैनेजमेंट ने जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्टिव के लिए कर रहे होंगे ना, तो ये देखना होगा कि ये ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो एक्टिविटी कर रहा है और जिसके लिए उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, तो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। मान लो प्रॉफिट ऑब्टेन करना था, तो क्या बजट के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रॉफिट ऑब्टेन किया कि नहीं किया, एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से, ठीक है सर। नेक्स्ट है सारे लॉज एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बेटा देख, पेपर के अंदर आ सकता है कि इंटरनल ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आपको ये 3 पॉइंट लिख के आने हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चेक करना कि गवर्निंग एक्टिविटी ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही। इसके लिए हम 3 चीज चेक करते हैं कि मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, पहली चीज। दूसरी, प्रॉपर कम्युनिकेशन है कि नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। गवर्नेंस को चेक करने के लिए ये 3 चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ये चेक करना रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी। रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटी में क्या रहता है, इंटरनल ऑडिटर ये देखता है कि क्लाइंट के किन किन एरियाज में रिस्क हो सकता है और इसके रिगार्डिंग कैसे कैसे इंटरनल कंट्रोल लगाने चाहिए, ठीक है सर। नेक्स्ट है, लास्ट ऑब्जेक्टिव है इंटरनल एक्टिविटी चेक करना। पहला वो ये चेक करेगा कि जितनी भी इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगाए हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है। फाइनेंशियल्स के रिगार्डिंग उसका ये चेक करना होगा कि इंटरनल कंट्रोल इतने इफेक्टिव है कि नहीं है कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस और इवेंट को टाइमली बेसिस पे आइडेंटिफाई करके उनका रिपोर्टिंग कर पाए, ठीक है सर। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ये चेक करना है कि सारे के सारे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही, राइट।
एंड लास्ट ये चेक करना कि इंटरनल कंट्रोल इतनी इफेक्टिव है ना जिसके बेसिस पे सारे के सारे लॉज एंड रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई किया जा सके। बात समझ में आई? ये था आपका इंटरनल कंट्रोल। इसके अंदर एक और टॉपिक रहता है आईएएफ, इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अगर किसी क्लाइंट के यहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन है तो आपको क्या चेक करना है कि इंटरनल ऑडिटर फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे काम कर रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है और इसको अचीव करने के लिए वो काम कैसे करने हैं, कौन कौन सी वो एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। बात समझ में आई? सर देखो अभी हमने डिस्कस किया इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट क्या है? एक अप्रेजल एक्टिविटी जिसके अंदर ऑडिटर, ये ऑडिटर सीए भी हो सकता है, सीडब्ल्यू भी हो सकता है और कोई और इम्प्लॉय, मतलब जरूरी नहीं उसके पास सीए या सीडब्ल्यू की कोई भी डिग्री हो। एक बीकॉम वाले को तुम एज ए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगे कि हाँ वो आपका इंटरनल ऑडिट का काम कर देगा। दूसरी चीज, इम्प्लॉय भी हो सकता है और आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंट कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस बंदे को तुम एज ए ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो वो आपका इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है सर। 138 के अंदर बताया हुआ कि किन किन कंपनी को अपना इंटरनल ऑडिट करवाना कंपलसरी है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट है क्या? इट्स अप्रेजल एक्टिविटी, मतलब एक एग्जामिन एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन के सारे फंक्शंस को चेक करती है और उसके बेसिस पे इन 3 एरियाज के रिगार्डिंग सजेशंस देती है अगर उसको लगता है यहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है, ठीक है। पहला है गवर्निंग, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट एंड तीसरा है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल में आपकी 4 एक्टिविटीज आती हैं। क्या क्या चेक करता है? इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को कैप्चर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं और उनका ठीक से रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जितनी भी ऑपरेशंस एक्टिविटी हैं वो इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से ऑपरेट कर रही हैं कि नहीं कर रही, और सारे लॉज एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है सर। गवर्निंग स्ट्रक्चर में ये देखते हैं कि गवर्नेंस एक्टिविटी ठीक से की जा रही है कि नहीं की जा रही है। तो इसके लिए 3 चीजें चेक करनी होती है। प्रॉपर कम्युनिकेशन, जब तक नहीं होगा गवर्नेंस नहीं हो सकता, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव है कि नहीं है। प्रॉपर ट्रांसपेरेंसिबिलिटी, मतलब ये पता है ना कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है। प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी आइडेंटिफाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही मैनेजमेंट की, और उसका जो ऑब्जेक्टिव है एथिकल्स वैल्यू के रिगार्डिंग वो अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है मैनेजमेंट, ठीक है सर। अब आ जाते हैं उसके रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट ने एक कमेटी बनाई थी CAI, जिसका ऑब्जेक्टिव था इंटरनल कंट्रोल के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई करना। तो ये 13 स्टैंडर्ड अभी तक आए हैं जो इंटरनल ऑडिट के टाइम पे ऑडिटर यूज करता है, ठीक है सर। लास्ट आता है IFC के ऊपर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले सेक्शन 134 सबसेक्शन 5 का क्लोज ई ने इसका डेफिनेशन दिया है कि IFC का क्या मतलब है। उसके अलावा सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का क्लोज आई के अंदर सेक्शन ने बोला है कि ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखे कि क्लाइंट के यहाँ पे जो IFC लगे हैं वो इफेक्टिव हैं कि नहीं है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है सर। लास्ट, यहाँ पे ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखने के। रूल 8, ठीक है, 5 एंड सॉरी, यहाँ पे मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बोर्ड रिपोर्ट के अंदर लिखे कि उसके अकॉर्डिंग उसने इफेक्टिव IFC लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, ठीक है सर।